हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। आज बात करते हैं नया टॉपिक की। 12th क्लास में आपने देखा अल्टरनेटिव करंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। और प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित जितने भी आपने जानकारी देखी इस यूट्यूब के माध्यम से, काफ़ी वीडियो देखी आपने, काफ़ी लाइक भी किया। तो हम अब नए चैप्टर की बात करते हैं। एक चैप्टर रह गया था छोटा सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इनके दो पार्ट हैं। एक तो वेव है, वो तो होगा विद्युत चुंबकीय तरंग। एक पार्ट आपका रह जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। प्रेरण का मतलब होता है कुंडली। कुंडली से संबंधित जितना भी जो अध्ययन करते हैं उस चर्चा के बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो अल्टरनेटिव करंट मैंने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर दिया। उससे संबंधित आपको ड्राइव करने का तरीका सीखिए, और जैसे दोबारा उस चैप्टर में आएंगे तो क्या करेंगे, समरीज के आधार पर उसके जितने भी जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में व्याख्या करेंगे। अब अपन बात करते हैं, नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 6, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो बच्चों ध्यान से, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चैप्टर नंबर 6। और इसका शॉर्ट वर्जन लेते हैं, इंडक्शन, ईएमआई। ईएमआई का होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब विद्युत के बारे में तो आपने समझा कि एक आवेश है, वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, जब कोई आवेश गतिशील होता है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और प्रेरण का मतलब होता है कि जब कोई संबंधित कुंडली के अंदर फ्लक्स में परिवर्तन होता है उसके माध्यम से विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्राप्त होता है। तो सबसे पहले फैराडे व हेनरी ने प्रयोग दिए इनके बारे में समझने के लिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण को सबसे पहले अगर समझना है आपको, तो फैराडे और हेनरी ने कुछ एक्सपेरिमेंट लिए। इन एक्सपेरिमेंट के आधार पर अपन ये डिस्कस करेंगे कि आखिरकार कैसे विद्युत चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होती है, कैसे धारा प्राप्त होती है, प्रेरित धारा कैसे बनती है, इनके पीछे कैसे कंसेप्ट है, कैसे लॉजिक है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो फैराडे व हेनरी के प्रयोग देखते हैं सबसे पहले। फैराडे व हेनरी के प्रयोग। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, प्रयोग नंबर 1 और यहां प्रयोग नंबर 2, यहां प्रयोग नंबर 3। अब फैराडे और हेनरी ने कुछ प्रयोग दिए, उन प्रयोग के माध्यम से समझते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, ये मैग्नेट लेते हैं, ये एन सिरा, ये एस सिरा, और यहां से क्या है, कुंडली लेते हैं और ये गैलोमीटर लगा देते हैं, और ये गैलोमीटर क्या है, डायरेक्शन बताती है। ये आपका एल कुंडली है और ये आपका छड़ चुंबक है। ठीक है बच्चों, और ये होगा गैलोमीटर। ये क्या काम करती है, धारा की दिशा बताती है। और ये होगा कुंडली। फर्स्ट प्रयोग के बारे में उन्होंने यह कहा कि छड़ चुंबक, ये चुंबक एक कुंडली के मध्य जब चुंबक को पास में लाते हैं तो इस कुंडली में सापेक्ष गति के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जब भी कुंडली के पास चुंबक रखते हैं उस चुंबक के ध्रुव से एक चुंबकीय फ्लक्स निकलेगा, और ये जो चुंबकीय फ्लक्स है वो बच्चों इस कुंडली में से गुजरेगा, ऐसे ऐसे इस तरह। तो ये चुंबकीय फ्लक्स जब गुजरेगा
तब इससे क्या होगी, प्रेरित विद्युत भाग बल E उत्पन्न होगा, इससे अपन को धारा प्राप्त होगी। तो सबसे पहले फैराडे हेनरी ने यह प्रयोग देखा कि एक कुंडली ली, उस कुंडली में गैल्वेमीटर लगा हुआ, यह धारा की दिशा को बताएगा। अब क्या बार चुंबक बोलते हैं अंग्रेजी में, या बोलते हैं छड़ चुंबक। छड़ चुंबक और कुंडली के जब पास में रखते हैं तो छड़ चुंबक के ध्रुवों के मध्य एक सापेक्ष गति होती है। सापेक्ष गति के कारण चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, तो एक प्रेरित विद्युत भाग बल E उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन थ्योरी है, वो मैं बच्चों आपको यहां लिख देता हूं। अब प्रैक्टिकल नंबर 2 देखिए, बेसिक समझिए, थ्योरी में लिख दूंगा कोई नहीं। अब यह कह रहा है कि इस छड़ चुंबक की जगह अपन क्या यूज करते हैं बच्चों, एक यूज करते हैं कुंडली, और इसको अपन जोड़ देते हैं बैटरी से, माइनस प्लस, और यह धारा I प्रोवाइड करते हैं, और इसके पास में एक कुंडली रख देते हैं सेकेंडरी, और यह G आपका मान हो गया, यह प्राइमरी और ये सेकेंडरी। ठीक है, यह कह रहा है कि जब प्राथमिक कुंडली में क्या होता है बच्चों, जैसे ही प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली के पास में रखते हैं तो सापेक्ष गति के कारण इसमें क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत भाग बल होता है सापेक्ष गति के कारण। तो इसका मतलब इससे गति निकलती है। इस वजह से यह देखा कि प्रेरित विद्युत भाग बल रहता है। चाहे आप छड़ चुंबक लें, चाहे आप एक प्राइमरी कुंडली लें जो सेकेंडरी कुंडली के पास में रखें, तो प्राथमिक कुंडली से क्या होता है, एक क्या उत्पन्न होता है, सापेक्ष गति के कारण एक प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है सेकेंडरी कुंडली। थर्ड कुंडली में इन्होंने क्या देखा वो देखो बच्चों, यह कुंडली है, यह बैटरी है, और यह डॉट कुंजी है, के माइनस प्लस बैटरी I, और यहां से क्या हो जाएगा, गैल्वेमीटर। अब तीसरे प्रैक्टिकल में देखिए बच्चों ध्यान से, तीसरे प्रैक्टिकल में यह कह रहा है कि जब प्राथमिक कुंडली, यह सेकेंडरी कुंडली, यह द्वितीय कुंडली, प्राथमिक कुंडली में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रवाहित धारा के बीच में एक प्रेरित विद्युत भाग बल होती है, सापेक्ष गति नहीं उत्पन्न होती। इस डायग्राम में इस कुंडली के माध्यम में सापेक्ष गति होती है, तो इसको आप कुल मिला के ये मान के चले कि इसमें अपन क्या करते हैं, धारा प्रवाहित नहीं करते हैं और यहां से डॉट कुंजी को हटा देते हैं या इसको सीधा जोड़ देते हैं। यहां सापेक्ष गति हो रही है, इस पार्ट में सापेक्ष गति हो रही है, यहां सापेक्ष गति नहीं होगी, परंतु क्या होगी, धारा की वजह से इस कुंडली में क्या होगा, प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाएगा, पर सापेक्ष गति उत्पन्न नहीं होगी। तो मेन जो लॉजिक है वो यह है कि छड़ चुंबक जब कुंडली के पास में रखते हैं तो ये सापेक्ष गति के कारण एक प्रेरित विद्युत भाग बल होता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, सापेक्ष गति के कारण, सापेक्ष गति के कारण प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है। यहां भी क्या होगा, प्राथमिक कुंडली से द्वितीय कुंडली के मध्य सापेक्ष गति के कारण द्वितीय कुंडली प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होते हैं। विद्युत भाग बल को E से व्यक्त करते हैं, प्रेरित विद्युत भाग बल। इनमें क्या होता है, प्राथमिक कुंडली में
धारा परिवर्तन करने पर द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं, परंतु सापेक्ष गति नहीं होती। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट लिए फैराडे और हेनरी ने। इन तीनों का मेन एडवांटेज यही है बच्चों, देखो सीधी सी बात है, अपन को चाहिए प्रेरित विद्युत वाहक बल। और प्रेरित विद्युत वाहक बल जब ई नहीं प्राप्त होगी तब तक आगे की जो भी इक्वेशंस हैं वो कुछ भी क्लियर नहीं कर सकते, चाहे वो आपको चुंबक से मिले, चाहे आप प्राथमिक कुंडली के सापेक्ष मिले, चाहे प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर या धारा को परिवर्तन करने पर मिले, चाहे सापेक्ष गति उत्पन्न हो या ना हो। पर तीनों एक्सपेरिमेंट से ये निष्कर्ष निकलता है कि तीनों को अलग अलग इक्वेशन के साथ या अलग अलग जो पदार्थ है मटेरियल्स, जैसे चुंबक है, प्राथमिक कुंडली की धारा की दिशा है या अपोजिशन धारा में दें या धारा प्रवाहित करें, तो आपको एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, चाहे उस कुंडली के मध्य सापेक्ष गति हो या ना हो। आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल तीनों कुंडलियों के माध्यम से मिल रहा है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि जब भी कोई क्षण चुंबक और कुंडली के मध्य जो सापेक्ष गति करवाते हैं तो उसके सापेक्ष एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसको ई से व्यक्त किया जाता है। इन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट में निकालकर और आखिरकार यह सिद्ध कर दिया कि सापेक्ष गति के होने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। या कोई परिपथ में जैसे धारा परिवर्तन करते हैं या प्रवाहित करते हैं तभी भी क्या होगा, किसी कंडीशन में सापेक्ष गति होगी, किसी कंडीशन में सापेक्ष गति नहीं होगी। इस वजह से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न जरूर होगा। वो विद्युत वाहक बल ई है, इसको स्मॉल ई से या कई जगह कैपिटल ई से भी व्यक्त किया जाता है। अब अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ये तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब उन्होंने एक नियम दिया, चुंबकीय फ्लक्स। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा विद्युत चुंबकीय, यहां पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स। एक तो था विद्युत फ्लक्स, एक था चुंबकीय फ्लक्स। मैं क्यों ना दोनों के बारे में चर्चा करके बता देता हूं कि विद्युत फ्लक्स आपने क्या पढ़ा और चुंबकीय फ्लक्स क्या पढ़ते हो, क्या इनमें अंतर आता है, इस चीज के बारे में चर्चा करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों। अब बच्चों बात करते हैं नया टॉपिक की। क्या नया टॉपिक है? चुंबकीय फ्लक्स। फाई से व्यक्त करते हैं, फाई बी से। साथ साथ में मैं फर्स्ट जो चैप्टर था वो विद्युत फ्लक्स के बारे में भी समझा देता हूं कि इनमें थोड़ा सा क्या अंतर होता है। यह भी परीक्षा में पूछ लेते हैं। विद्युत फ्लक्स, ये देखो, इसको व्यक्त करते हैं फाई ई से। देखो बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स बी से व्यक्त करते हैं और विद्युत फ्लक्स फाई ई से व्यक्त करते हैं। सबसे पहले अपन बनाते हैं डायग्राम। एक पृष्ठ लिया, इस पृष्ठ को ऐसे ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। इनमें क्या गुजारनी है आपको, विद्युत बल रेखाओं की संख्या। यह तो होगा बी। और यहां क्या हो जाएगा बच्चों, यह भी एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ में ए, ये गुजार दिया। अब कह रहा है कि लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत है, ये आपने लंबवत ले लिया। ये हो गया, ये थीटा कोण हो गया, और इसी तरह यह भी एक लंबवत हो गया, थीटा ए। तो अब इसकी जो सूत्र जब बनाएंगे वो ऐसे होगा, फाई ई बराबर ई डॉट ए कोस थीटा, और थीटा का जो मान है वो 0 डिग्री है, तो कोस 0 का मान 1 हो जाएगा। तो ये फाई ई बराबर ई डॉट ए आपका सूत्र हो जाएगा। इसका जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा बच्चों, मात्रक है
न्यूटन इंटू कूलाम रूट मीटर का स्क्वायर। ठीक है, या हिंदी में लिखो तो न्यूटन मीटर का स्क्वायर कूलाम। और यह क्या है बच्चों, एक अदिश राशि, अदिश राशि। इनकी परिभाषा आपने क्या बनाई, परिभाषा देखिए बच्चों ध्यान से। किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको ये पता चल गया, आपको सूत्र का पता चल गया, परिभाषा पता चल गई, ये एक अदिश राशि है, ये इसके बारे में जानकारी हो गई। अब विमा फाई ई बराबर ई डॉट ए। अब ई डॉट ए को तो आपने ऐसे कन्वर्ट किया, तो आप विमा बनाओगे न्यूटन की, वो तो जाएगी m1 L1 टी की पावर -2। मीटर की क्या हो जाएगी बच्चों, L की पावर 2। और यहाँ c की क्या हो जाएगी A1 T1। तो फाई ई की जो विमा है वो कंप्लीट क्या लिख सकते हो, m1। L की घात कितनी हो गई बच्चों, 3। और t की घात कितनी हो जाएगी बच्चों, -3। और a की घात कितनी हो जाएगी, -1। ये आपकी फ्लक्स की विमा हो गई। तो कुल मिला के आपने विद्युत फ्लक्स को फाई ई से व्यक्त करते हैं। ये आपका पृष्ठ है, पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या तो हो जाती है चुंबकीय प्लस, सॉरी विद्युत फ्लक्स, और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या गुजरती है तो हो जाती है चुंबकीय फ्लक्स। ये सेम टू सेम ऐसा आएगा, बट इसमें थोड़ा चेंज होगा, लॉजिक वही रहेगा, परिभाषा इसी तरह डिजाइन होगी, इसी तरह सूत्र आएगा। अब अपन करते हैं चुंबकीय फ्लक्स, तो ध्यान से देखिए। चुंबकीय फ्लक्स इसी तरह फाई बी, तो इसका मान हो जाएगा बच्चों बी डॉट ए कोस थीटा। वही थीटा का मान 0 डिग्री, कोस 0 का मान 1, तो फाई बी बराबर बी डॉट ए। यह वेक्टर का रूप हो गया। इसका मात्रक क्या होगा बच्चों, देखो मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला इंटू मीटर का स्क्वायर। इसको लिखते हैं टेस्ला इंटू मीटर का स्क्वायर। और यह एक चुंबकीय फ्लक्स क्या है, ध्यान से देखो, यह एक अदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स फाई ई भी क्या है, एक अदिश राशि है। फाई बी और फाई ई एक अदिश राशि। जैसा ये चल रहा वैसे फिल कर रहे, ये हो गया बच्चों। अब देखते हैं परिभाषा। किसी पृष्ठ के लंबवत किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई बी से व्यक्त किया जाता है। अब मैं विमा बच्चों यहां बना रहा हूं इसकी नीचे की बजाय। तो सबसे पहले आपने फॉर्मूला ये देखा,
फाई बी बराबर बी डॉट ए। तो बी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दो तरीके से ज्ञात करते हो ना बच्चों। एक तो आपका फॉर्मूला यह था ए बराबर क्यू वी बी, और एक फॉर्मूला था धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय बल। अब इस बी से जब मान ज्ञात करोगे तो ऐसे निकलेगा, इस बी से मान निकलोगे तो ए बटा आई एल। इन दोनों के माध्यम से आप बी का मान निकाल सकते हो। बी का मान यहां रख दीजिए, तो फाई बी बराबर, मैं डायरेक्ट बी मान लिख रहा हूं, एम, ध्यान से देखिए इस पार्ट में एम वन एल जीरो टी की पावर -2 ए की पावर -1, ये आपकी बीमा जाएगी बी की, और ए की बीमा जाएगी एल की घात 2। तो फाई बी की जो बीमा है वो क्या जाएगी बच्चों, एम वन एल की पावर 2 टी की पावर 2 ए की पावर -1, ये आ जाएगी। अब आप कह रहे हो कि नहीं सर हमको बी की बीमा बताइए आप, तो अब बी की बीमा दोनों से देखिए। एफ की बीमा होती है एम वन एल वन टी की पावर -2, और यहाँ आई की होती है ए वन, एल की होती है एल वन, एल वन से एल वन कैंसिल, तो ये हो जाएगी एम वन एल की पावर 0 टी की पावर -2 ए की पावर -1, ये बी की बीमा हो गई। इस तरह से ये बच्चों बी की बीमा रख दिया आपने, एम वन एल जीरो एम वन एल जीरो टी की पावर -2 ए की पावर -1 और एल की घात 2। ए है एरिया, एरिया का मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई मीटर का स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर। पावर हमेशा ऐड होती हैं, जुड़ती हैं। अब आप कंप्लीट बीमा निकाल सकते हो। अब कई बार ये पूछ लेते हैं कि एक वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं, तो ध्यान से देखिए, एक वेबर में 10 की घात 8 मैक्सवेल होते हैं, ये याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं छोटे प्रश्न। एक टेस्ला में 10 की घात 4 गोस होती है, ये गोस होती है, ऐसे लिखते हैं। तो ये आपके छोटे प्रश्न है, कई बार पूछ लेते हैं। फ्लक्स का मात्रक वेबर भी होता है, अन्य मात्रक किससे व्यक्त करते हो, वेबर से भी व्यक्त करते हो। वेबर एमकेएस पद्धति में, मैक्सवेल सीजीएस पद्धति में कन्वर्ट कर दिया, 10 की घात 8। एक टेस्ला को 10 की घात 4 गाउस के रूप में या गोस के रूप में व्यक्त करते हैं। यह तो आपका पार्ट था चुंबकीय फ्लक्स और विद्युत फ्लक्स, है कुछ नहीं था। एक में तो विद्युत बल रेखाओं के सापेक्ष काम करता है, एक चुंबकीय बल रेखाओं के सापेक्ष काम करते हैं। दोनों के मात्रक और दोनों की विमाएं, दोनों की परिभाषाएं आपने अच्छी तरह से डिजाइन कर दी। अब जब भी अगर एग्जाम में आपसे चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा या आपसे मात्रक या कोई विमा या इनसे कोई संबंधित न्यूमेरिकल्स अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो आप बड़े आराम से अच्छी तरह से समझा सकते हो या बता सकते हो। यह आपका पार्ट हो जाता है चुंबकीय फ्लक्स और यह पार्ट आ जाता है आपका विद्युत फ्लक्स। इस आधार पर आप अच्छी तरीके से समझकर अपने हिसाब से भाषा में इसको समझा सकते हो। अच्छी तरह से जो भी इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछ लेते हैं उसका आप आंसर दे सकते हो। यह तो है आपका टॉपिक चुंबकीय फ्लक्स और विद्युत फ्लक्स। अब इस बच्चे को ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ। अब देखिए बच्चों, नया टॉपिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे का नियम, नया टॉपिक है। ध्यान से देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम। देखो बच्चों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के माध्यम से फैराडे ने दो नियम दिए। दो नियम क्या क्या दिए गए हैं उन नियमों के बारे में समझते हैं, बाद में राइट करके आपको समझा देंगे। पहला नियम यह कह रहा है कि जब किसी चालक या कुंडली, कुंडली का आप समझते हो ना, एक कोयल होती है ऐसे लूप आकार की, यह इसी के पार्ट पे ही इंडक्शन का प्रभाव शुरू होता है। जो प्रेरण बोलते हो ना, वो कुंडली को ही व्यक्त किया जाता है कि कुंडली से संबंधित कितना आप समझ सकते हो, वो सबसे ज्यादा इस फैराडे और हेनरी ने प्रयोग करके बताया, काफी जानकारी दी। तो सबसे पहले ये इन्होंने कहा कि जब किसी चालक या कुंडली में क्या करते हैं से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, तो परिवर्तन करने से एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ए, जो आपने डायग्राम से देखा। तो इसकी जो फर्स्ट जो नियम है, नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 क्या था वो देखिए, जब किसी
चालक या कुंडली से संबंध है। चुंबकीय परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न होता है। ये फर्स्ट नियम था। नियम नंबर सेकंड क्या दिया था वो भी देख लीजिए। उन्होंने यह दिया, फर्स्ट तो यह था जब किसी चालक कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत भागबल को समझिए ना बच्चों, आप ई से व्यक्त करते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स का मतलब होता है डी फाई बटा डी टी। इस पार्ट को आप बोलते हो चुंबकीय फ्लक्स, समय के सापेक्ष चेंज, और यह प्रेरित विद्युत भागबल ई। इसको आप ई से ऐसे व्यक्त कर सकते हो, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं फैराडे का दूसरा नियम। प्रेरित विद्युत भागबल का परिणाम उनसे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान ऋणात्मक दर के बराबर होता है या ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है। तो दूसरा नियम ये लिख सकते हो, प्रेरित विद्युत भागबल का परिमाण व उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या समानुपाती होती है। E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ये बी है। ये आपकी समीकरण नंबर 1 हो गई। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो E बराबर माइनस एन डी फाई बटा डी टी, ये समीकरण नंबर 2। प्रेरित विद्युत भागबल में आंतरिक प्रतिरोध, प्रेरित विद्युत वाहक बल में आंतरिक प्रतिरोध R हो तो प्रेरित विद्युत धारा I बराबर E अपॉन टी। तो ये क्या जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, एन डी फाई बी अपॉन डी टी, और यहां से आर आ जाएगा, ये आर आ गया। ये समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत। आई का मान हो गया। प्रेरित आवेश, क्यू बराबर, आपको पता है आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी होता है, डी क्यू अपॉन डी टी, तो यहां से डी टी निकल गया। अब क्यू बराबर आई टी भी लिख सकते हैं, आई ओ टी। तो ध्यान से देखिए बच्चों, क्यू बराबर डी आई का मान क्या रखोगे, एन अपॉन आर डी फाइव बी अपॉन डी टी इंटू डी टी। डी टी से डी टी कैंसल है, क्यू का जो मान है वो क्या जाएगा, एन अपॉन आर डी फाइव बी। ये आपकी आवेश का मान हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 4। आवेश का मान समय पे निर्भर नहीं करता है, तो आप नया पॉइंट ये भी लिख सकते हो, आवेश का मान समय पर
निर्भर नहीं करता है। ठीक है बच्चों, ये कुछ बिंदु थे, इन बिंदुओं के बारे में याद करना पड़ेगा और ये पूछ भी लिया जाते हैं एग्जाम में कि फैराडे विद्युत चुंबकीय संबंधित कुछ फैराडे के कोई दो नियम लिखिए या कोई एक नियम लिखिए या दूसरे नियम की सहायता से आप प्रेरित आवेश का मान ज्ञात कीजिए, तब आपको ये मान भी पूछ सकता है। तो फर्स्ट वाले में क्या है, थोड़ा सा मैं लॉजिकली समझा देता हूं। ये कहने का मतलब ये करा है कि ये आपकी बच्चों कुंडली है, इस कुंडली के अंदर कोई छड़ चुंबक हो या कोई भी दूसरी कुंडली के सापेक्ष जब गति कराते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है ना, तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह था फर्स्ट नियम। और सेकंड नियम कह रहा है कि जो परिणामी प्रेरित विद्युत वाहक बल का कुल परिणाम उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर वो ऋणात्मक मान के बराबर होती है। तो ये जो ऋणात्मक मान है वो इस तरह से व्यक्त कर दिया, माइनस से। अब कह रहा है कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या एक से ज्यादा हो, इसमें कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा हो, n नंबर हो, तब क्या करते हैं, यहाँ n से व्यक्त करते हैं। तो ये हो जाएगा फाइव E बराबर माइनस n d∅v/dt। अब कह रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल में आंतरिक प्रतिरोध R हो तो प्रेरित विद्युत धारा I बराबर E/R। ये मोड में लिया गया है। मोड में लेने का मतलब हो गया बच्चों इस सारा का सारा मान पॉजिटिव में निर्भर करेगा, तो ये पॉजिटिव माना गया। अब कह रहा है कि प्रेरित धारा की जगह प्रेरित आवेश ज्ञात करते हैं, तो आपको सूत्र के मालूम से पता ही चलता है बच्चों, I बराबर क्या होता है Q/T। अब Q की जगह क्या रखेंगे, I × T। I की जगह DI और DT की जगह समय की जगह DT रख दिया, क्योंकि DT को अपन को काटना है समय के सापेक्ष। तो ये DT के काटने के लिए क्या कहते हैं, DT से DT कैंसल, n/R d∅v/dt। अगर कोई समाकलन में आपसे रेंज पूछ लेता है कि इसकी रेंज φ2 से φ1 है, तब आप इसमें रेंज रखकर आप मान भी ज्ञात कर सकते हो। तो आपकी रेंज आ जाएगी n/R φ2 - φ1। या आप यहां तक भी लिख सकते हो, इसका मतलब है कि प्रेरित आवेश का मान समय पे निर्भर नहीं करता है। किस पे निर्भर करता है, चुंबकीय फ्लक्स में फेरों की संख्या, आंतरिक प्रतिरोध पे और चुंबकीय फ्लक्स पे, समय पे निर्भर नहीं करता है। ये तो था आपके दो नियम, इसको समझिए। अब नया टॉपिक शुरू करेंगे, आपको जस्ट उसके बारे में और चर्चा करते हैं, इतने में आप इसके बारे में समझिए। देखिए बच्चों, नया टॉपिक है लेंज का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंज का नियम परीक्षा में पूछ लेते हैं। देखो बच्चों, लेंज का नियम, लेंज के नियम से पहले क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले एक तो यह चुंबक, एक कुंडली है, एक चुंबक है, एक कुंडली है, बस। और यहां क्या हो जाएगी बच्चों, n। ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। इसका मतलब ये यहाँ से जाएगी और ये यहाँ से गुजरेगी। ये n सिरा, ये s सिरा जब पास में लाते हैं, ये n सिरा, ये s सिरा, ये दूर ले जाते हैं। इसकी डायरेक्शन इनसाइड और ये डायरेक्शन आउटसाइड। ठीक है बच्चों, यह था दक्षिणी ध्रुव है, यह उत्तरी ध्रुव है। और यह है छड़ चुंबक, ये छड़ चुंबक। इसमें तो होता है प्रतिकर्षण, इसमें होता है सॉरी आकर्षण, इसमें तो होता है प्रतिकर्षण, इसमें होता है आकर्षण। देखो बच्चों, आकर्षण और प्रतिकर्षण प्रकृति में यह होता है कि जब कोई ध्रुव है या कोई छड़ चुंबक है, छड़ चुंबक का n सिरा और इस तरह का ये जो ब्लैक पेन नजर आ रहे हैं ना, ये समझ करो कि ये एक सिरा आपका क्या हो गया, ब्लैक ब्लैक है,
ये समान सिरा है। समान सिरा जब चुंबक का पास में लाते हैं तो ये एक दूसरे से विच्छेदित करते हैं, भागने का प्रयास करते हैं। दूसरा सिरा क्या होता है, ये पॉजिटिव, ये इसका सिरा अपोजिशन लाते हैं, तब ये आपस में क्या चिपक जाते हैं। इसका एन सिरा, इसका एच सिरा, ये आपस में चिपक कर एक आकर्षण प्रकृति का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत प्रभाव के आवेश हैं, या आवेश के अलावा या ध्रुव हैं, वो क्या करते हैं, संपर्क में अट्रैक्शन पैदा करते हैं। तो लेंज का नियम क्या कहा उन्होंने, ये कहा कि यह प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। लेंज का नियम सबसे पहले क्या बताता है, प्रेरित लेंज का नियम प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। प्रेरित धारा व प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार है। वो उन्हीं कारणों का विरोध करती है, ये उन्हीं कारणों उन्हीं कारणों का विरोध करती है, जिनके कारण उत्पत्ति हुई है। इसे लेंज का नियम कहते हैं। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। देखो बच्चों, लेंज का नियम है आखिरकार बहुत ध्यान से समझना। बस ये एक दिशा बताती है और वो दिशा ही क्या करती है, विरोध करती है। तो आप ध्यान से देखिए कि एक क्षण चुंबक है, क्षण चुंबक का एक एन सिरा है, एक एस सिरा है, और ये है एक नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल को जब एन इसे लिखो तो ये जो डायरेक्शन है ये तो होगी बाहर की तरफ, ये होगी इनसाइड की तरफ। ये एन पोल और ये एन पोल जब ये पास में आते हैं तो ये समान ध्रुव के कारण ये एक दूसरे के मध्य प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करते हैं। अब दूसरा धुरा, जब इस चुंबक को दूर ले जाते हैं तो ये दूर ले जाने के कारण ये दूसरा सिरा है वो एस विपरीत प्रकृति का क्या ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, और वो एक दूसरे चुंबक के मध्य में क्या उत्पन्न करता है, आकर्षण बल प्रकृति उत्पन्न करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक क्षण चुंबक का एन सिरा जब चुंबक के पास के ध्रुव या कुंडली से दूर ले जाते हैं तो वो एक दूसरे के विपरीत ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। इस वजह से इनके मध्य में क्या होता है, एक आकर्षण बल लगता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि लेंज का जो नियम है, इसकी जो डायरेक्शन है वो तो इनसाइड की तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन है वो आउटसाइड की तरफ होगी। तो उन्होंने ये कहा कि लेंज का नियम प्रेरित धारा की दिशा को बताता है, मतलब ये डायरेक्शन के बारे में बताता है कि किस डायरेक्शन में धारा उत्पन्न होती है, उसी का वो विरोध करती है। विरोध करती है तभी तो ट्रेन के ब्रेक के काम में आती है। जो ट्रेन के जो ब्रेक है वो क्या है, चल रही है ट्रेन, और चलती हुई ट्रेन के ऊपर वो जो गति चल रही उसी का वो विरोध करेगी। अगर वो गति का विरोध नहीं करेंगी तो वो ट्रेन रुक नहीं पाएगी। और वो गति का विरोध होगा कैसे, वो चुंबकीय फ्लक्स के कारण उत्पन्न होगा, क्योंकि शक्तिशाली पटरियों के बीच में चुंबक लगी होती है। वो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करती है जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, और वो विद्युत वाहक बल उसी गति का विरोध करता है जिसके कारण वो उत्पन्न होती है। इसी वजह से वो ट्रेन रुक जाती है। जैसे ब्रेक के काम में बहुत ज्यादा नियम ने एडवांटेज रहा लेंज का नियम। इन्होंने इसके बारे में बताई है
कि लेंज का नियम प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। प्रेरित धारा व प्रेरित विद्युत बल की दिशा इस प्रकार है कि उन्हीं कारणों का विरोध करते हैं जिनके कारण उत्पत्ति होती है, और यह नियम लेंज का नियम कहते हैं, और यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे आधारित है। तो कभी भी एग्जाम में या कंपटीशन में ऐसा पूछ लिया जाता है कि लेंज का नियम किस सिद्धांत पे आधारित है, तो आप कहोगे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे आधारित है। ये क्या बताता है? ये धारा की दिशा को बताता है, और ये मोस्टली कहाँ यूज होता है? ये उन्हीं गति का विरोध करता है जिनके कारण उत्पत्ति होती है, जैसे ट्रेन के ब्रेक के रूप में। ऐसे अब आपको कह रहा है कि ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आखिरकार क्या सत्य है या नहीं, तो समझते हैं। तो मैं राइटिंग नहीं कर रहा हूं, ध्यान से देखो बच्चों, 2 मिनट की बात है, अच्छे से समझो, क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों, ये छड़ चुंबक का एन सिरा और ये कुंडली का एन सिरा, जब ये दोनों पास पास में होंगे तो क्या उत्पन्न होगा? ध्यान से देखो बच्चों, ये एन और ये एन, इनके मध्य ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ये प्रतिकर्षण होगा ना बच्चों। तो कह रहा है कि ये एन और ये एन, ये एक दूसरे को जब पास में लाते हैं तो इनके प्रतिकर्षण होगा, ये दूर भागने का प्रयास करेंगे। तो दूर भागने की बजाय क्या करेंगे? अपन बाह्य बल लगाएंगे कि ये चला न जाए। तो ये बाह्य बल जब लगाएंगे तो आपको बाह्य बल लगाने पर एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ेगा, और ये किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में परिवर्तन हो जाता है। फर्स्ट प्रोग्राम आपको समझ में आ गया। सेकंड एप्लीकेशन, यहां जाइए। जब चुंबक को दूर ले जाते हैं तो विपरीत ध्रुव के कारण ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बट आपको दूर ले जाना है, तो दूर ले जाने के लिए आपको बाह्य बल लगाना पड़ेगा, और बाह्य बल है वो किए गए कार्य में परिवर्तन हो जाता है, और किया गया कार्य वो विद्युत धारा में परिवर्तन हो जाता है। तो दोनों कंडीशन में धारा प्रवाहित हो रही है। जब चुंबक को पास में ला रहे हैं तब वो बाह्य बल के कारण कार्य करना पड़ रहा है, जब चुंबक विपरीत ध्रुव के कारण पास में है उसको दूर ले जाने में कार्य करना पड़ रहा है, तो इसके वजह से भी धारा उत्पन्न हो रही है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये डायग्राम। अगर ये डायग्राम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए तो आप इसकी परिभाषा, इसके ऊपर जितने भी एप्लीकेशंस हैं और इसके ऊपर व्याख्या है वो बड़े प्यार से आप समझा सकते हो। ये चैप्टर की शुरुआत है, जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो को बच्चों यहीं कंप्लीट करते हैं। इस वीडियो में क्या करें, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए। आपका सब्सक्राइब दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके बेल आइकन को दबाने का ये मतलब है कि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे वीडियो अपलोड होती है। और आपकी देखने की इच्छा पर है। अब बच्चे हैं, ये कोई कॉमेडियन या कोई सॉन्ग वीडियो तो है नहीं जो आपको इंटरेस्ट आएगा, ये तो तभी देख पाओगे तब आपकी बच्चों रुचि है। तो हम तो हमारा काम बताने का है, हम बता देंगे। अब आपकी चॉइस है कि इस वीडियो को देखें या पढ़ें या नहीं पढ़ें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आपको जब भी अच्छा लगे आप लाइक कर दीजिए, ऐसे लगा उसको लाइक कर दीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का प्यार है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर बच्चों में यही चलता रहता है कंपटीशन, कभी सर से पूछते हैं, कभी बच्चे पूछते हैं, कभी टीचर पूछ लेता है, कभी स्टूडेंट पूछ लेता है। ऐसे ये तालमेल चलता रहता है क्लास के अंदर, स्टूडेंट और टीचर के मध्य में। आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं कोई दिक्कत नहीं। आप आराम से वीडियो को देख के और कुछ भी आपको समझ में आए उसके बारे में आप पूछ सकते हो कमेंट्स के माध्यम में। आपको जो चीज़ नहीं समझ में आ रही वो लिख सकते हो। और किसी ने कहा कि ये सर थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा नजर नहीं आ रहा, तो जैसे अभी स्कूल खुलेंगी, अगस्त में कह तो रहे हैं कि स्कूल खुलेगी, तो क्या होंगे कि क्लासरूम में जब हम पढ़ाएंगे ना उस समय बोर्ड बहुत बड़ा है, तो अपन क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट इतनी व्यवस्था हो जाएगी कि इंस्टीट्यूट के अंदर कि आपका ये बोर्ड है वो बड़ा नजर आएगा और इसके जो अक्षर हैं वो बड़े साफ क्लियर दिखाई से नजर आएंगे। तो ये दोबारा अपलोड कर देंगे वीडियो, ये कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ें हैं वो दिमाग में छपी हुई चीज़ें हैं, उनको बताने की ज़रूरत है। तो वहाँ जब भी स्कूल टाइम जब हम पढ़ाएंगे उसके बाद अपन वीडियो शूट करके जब अपलोड करेंगे तो आपको बहुत बारीकी से समझ में आ जाएगा और स्क्रीन के सामने बोर्ड भी बड़ा नजर आएगा। अब मैं मोबाइल के माध्यम से बना रहा हूँ तो इसमें क्या है, दूरी इतनी कम है कि आपको जितना जो नज़र आ रहा है उतना तो थोड़ा सा देख लीजिए। नहीं अपन क्या करेंगे, दोबारा जब शूट करेंगे वीडियो वो बड़ी स्क्रीन के माध्यम से अच्छी तरह से और डिज़ाइन कर देंगे तो आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। और ये साइंस के सब्जेक्ट ऐसे होते हैं इनमें आपको गाइड की जरूरत पड़ती है बच्चों, क्योंकि ये कंपटीशन हर साल चलते हैं। जैसे एयरफोर्स और एक आपके नीट की एग्ज़ाम, एक IIT मेंस और एडवांस, ये हाई लेवल की एग्ज़ाम हो गई। इनमें बच्चा ये सोचता है कि ये 12th क्लास के बाद ये हाई लेवल की या हाई स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम्स होते हैं, इनसे संबंधित ये जो फिजिक्स का पोर्शन है ये मोस्टली पूछा जाता है। चाहे नीट की एग्ज़ाम हो, चाहे आप
आईआईटी की एग्ज़ाम हो, चाहे एयरफोर्स की एग्ज़ाम्स हो, या आपका सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस हो, आरबीएसई बोर्ड का सिलेबस हो, तो ये साइंस स्ट्रीम से बिना समझे आप बारे में सोच नहीं सकते हो। समझने के बाद आप जब न्यूमेरिकल्स करते हो तब और चीज़ें, डाउट्स क्लियर होते हैं, फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं, इन चीज़ों को आप क्लियर करते जाते हो। ये तो था आज का मेरा कुछ इंस्ट्रक्शन। वो आपको अच्छा लगे तो ले लेना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहेगा। जो भी चीज़ें समझ में आई अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो बच्चों आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे हर चीज़ संभव है, कोई चीज़ कठिन नहीं है। आराम से पढ़ो, तसल्ली के साथ वो तैयारी करो, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। एक दिन में कुछ नहीं सीख पाओगे, एक दिन में हमने भी ये नहीं सीखा, हमारे को भी अभ्यास लगा, कुछ चीज़ें सीखी, तब जाके हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आप भी सीखोगे, आप भी बता सकते हो, कोई हार्ड चीज़ नहीं है, आराम से बता सकते हो इंटरेस्ट के तौर पे। इस वीडियो को मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू बच्चों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका काम है, कर दीजिए, और मैं मेरा काम करता रहूँगा, आप अपना काम करते रहिए। थैंक यू।